हमारे युवाओं में अभी ये है कि पहले हम क्या कि सेटलमेंट हो जाए फिर शादी करें, तो शादी की एक्चुअल उम्र होती क्या है, किस उम्र में हमें शादी कर लेना चाहिए? ये जैसे रात में हैंगओवर हुआ, मॉर्निंग में हेडेक करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या ये मेडिसिन लेना ठीक है या रेगुलर लेना ठीक है या कभी कभी चल जाएगा ऐसा कुछ? बच्चों के लिए कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए और कितने महीने बाद उनको अनाज खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए? जो मार्केट्स में मिलने वाले सप्लीमेंट्स हैं, कई सप्लीमेंट्स हैं, कई ब्रांड्स हैं जो ये दावा करते हैं कि आप बच्चों को पिलाइए ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चों को पिलाइए हाइट इंक्रीज होगी, तो ये किस हद तक सही है? लीवर की समस्या से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए, क्या ये जो गवर्नमेंट नल में पानी आते हैं उनको पीना सेफ है, आरओ का पानी कितना पीना सेफ है? तो ये मानसून के सीजन में बरसात होती है तो इसमें एक एलर्जी, स्किन एलर्जी एक कॉमन है जी, तो इससे किस तरीके से बचा जाए? तो ऐसा भी है, गर्ल्स के लिए अलग है रिक्वायरमेंट पानी की बॉडी के लिए और बॉयज़ के लिए अलग। हमारी बॉडी में क्या होता है कि कई बार विटामिन्स की कमी होती है, हमें पता ही नहीं चल पाता, तो क्या इसके भी कोई लक्षण है? गर्मियों में ये जो मसाले के जितने भी फूड होते हैं और नॉनवेज होते हैं, तो क्या रेगुलर खाना चाहिए या फिर उनकी भी कोई टाइमिंग एक होना चाहिए? कई लोगों को छींक बार बार आती है जी, तो इसका क्या रीज़न है, क्यों आती है बार बार छींक? खड़े होके पानी पीने से क्या घुटनों में दर्द होता है? क्या इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी क्रीम बनी है जिसको लगाने से काला रंग गोरा हो जाता है? दवाइयों से हाइट बढ़ती है, क्या ये सही है? जी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर अजय जी जुड़े हुए हैं जिनको 10 साल का फैमिली मेडिसिन का एक्सपीरियंस है। बाकी डॉक्टर साहब अपने बारे में खुद ही बताएंगे। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर अजय विजयरण। मैंने 2012 में MBBS करने के बाद उसके बाद गवर्नमेंट सेटअप में डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम किया। मेरा इंटरेस्ट फैमिली मेडिसिन में आया तो अपोलो हॉस्पिटल मैंने ज्वाइन किया। फैमिली मेडिसिन करने के बाद वहाँ से मैं लगभग 8-10 सालों से फैमिली मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राइट नाउ मैं नवीन हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट पर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जनरल सवाल है, जनरल सवाल ये आता है, जैसे हमारी उम्र हो गई है, जैसे मैं 32 ईयर्स का हो गया हूँ, तो हमारे युवाओं में अभी ये है कि पहले हम क्या कि सेटलमेंट हो जाए फिर शादी करें, तो शादी की एक्चुअल उम्र होती क्या है, किस उम्र में हमें शादी कर लेना चाहिए? एक्चुअली इसमें दो चीज़ें हैं कि आप फिज़िकल के साथ साथ आप मेंटली भी तैयार हैं या नहीं हैं। लीगल एज में अगर जाएंगे आप तो लीगल एज मानते हैं 18 ईयर फॉर अ गर्ल एंड 21 ईयर फॉर अ बॉय। तो सरकार के हिसाब से लीगली तो आप रेडी हो गए हैं फिजिकली। अब बात आता है मेंटली के साथ साथ कुछ ना कुछ फाइनेंशियली भी रहते हैं। आजकल युवाओं के अंदर क्या है कि मैं थोड़ा सा अपना करियर परस्यू कर लूँ, आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊँ या मेरी जॉब सिक्योर हो जाए, उसके बाद मैं ये चीज़ें करूँ। बट फिर भी एक जो राइट एज होती है, एक 23 से लेके 25 ईयर तक कर लेना चाहिए शादी मेल को, और फीमेल को भी अबाउट 20 ईयर्स की एज तक शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब कई बार ये होता है कि शादी कर लेते हैं लोग, अब बेबी प्लान ही नहीं करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है एज सही बेबी प्लान करने की? अगेन उसमें तीनों एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली देखिए, मेल और फीमेल की बॉडी में बहुत डिफरेंस होता है। फीमेल जो होती है उसके अंदर जो एग जो होता है वो उसका जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है। वो एज के साथ साथ वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक फीमेल के अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं तो अबाउट 20 ईयर की एज से जो है वो बहुत ही अच्छा जो चांसेस रहता है प्रेगनेंसी का वो बहुत अच्छा बनता है। और वही एज जब आपकी 20s में आगे बढ़ती है तो 27-28 तक की जो एज होती है फीमेल की बॉडी वो बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको नर्चर करने के लिए वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है। नहीं, हमारे दर्शकों का एक सवाल और आता है कि शादी कर लिए हैं तो शादी लेट करने के भी नुकसान होते हैं? लेट करने के बहुत नुकसान है। देखिए वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। अगर आप मान लीजिए आप अपने करियर के ध्यान रखते हुए अगर आप 28, 29, 30 के बाद में अगर आप शादी करते हैं तो उसी तरीके की प्रेगनेंसी में आजकल कॉम्प्लिकेशंस देखने को आई हैं, जैसे कि बच्चों के अंदर ग्रोथ का कम रहना जिसको कि ग्रोथ रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर अगर माँ की एज ज़्यादा है तो उसके साथ में वो और अलग कॉम्प्लिकेशन, जैसे नॉर्मल डिलीवरी की जगह सीजेरियन डिलीवरी के चांसेस भी इसमें बढ़ जाते हैं। फिर जन्म से ही बच्चे को कुछ ना कुछ जो डिफेक्ट्स होते हैं वो ही ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमारा अगला सवाल ये है कि माँ को बच्चों के लिए कब तक दूध पिलाना चाहिए? माँ को कितने महीने तक दूध पिलाना चाहिए और कितने महीने बाद उनको अनाज खिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, बच्चे के लिए बच्चे को कम से कम माँ को 6 महीने तक दूध पिलाना ही पिलाना चाहिए।
6 महीने तक दूध के अलावा बच्चे को इवन पानी भी नहीं देना चाहिए। अब आजकल जो रिकमेंडेशंस है या फिर आप देखते हैं वीडियोस वगैरह देखते हैं जिन सब में ये सब बताया जाता है कि नहीं कोई इशू नहीं है, 1-2 महीना ही आप जो है बच्चे को फीड कराइए और उसके बाद जो है बच्चा भी ठीक है, मदर भी ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं जब बच्चा फीड करता है तो माँ को भी उसमें बहुत हेल्प मिलती है अपनी हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए और बच्चे को भी मिलती है। तो माँ का दूध बच्चे के लिए एटलीस्ट 6 मंथ तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी तरीके से अगर माँ भी कम से कम 6 महीने तक बच्चे को फीड कराएगी तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है माँ की सेहत के लिए। आपने जो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि बच्चे को अनाज कब से देना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली 6 महीने तक तो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना होता है। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए, 5.5 पौने 6 महीने, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट वो नहीं है। बट एटलीस्ट 6 महीने का जो रिकमेंडेशन है वो ये रहता है। उसके बाद बच्चे की गट धीरे धीरे हमें अनाज के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए। ये नहीं बिल्कुल भी करना चाहिए कि ठीक है फर्स्ट डे से ही उसको कुछ ना कुछ सॉलिड चीज़ें ऐसे दे देनी चाहिए। हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, या बच्चे को एप्पल वगैरह दे तो उसको अच्छे से मैश करके देखें। मैश पोटैटो बच्चे को देना चाहिए, दही के साथ बच्चे को शुरू कराना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे को धीरे धीरे उसकी जो गट होगी वो प्रिपेयर हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा दलिया, मैश्ड खिचड़ी, ये सब बच्चे को आप दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक सवाल अगला हमारा एक और आता है कि ये जो मार्केट्स में मिलने वाले सप्लीमेंट्स हैं, कई सप्लीमेंट्स हैं, कई ब्रांड्स हैं जो ये दावा करते हैं कि आप बच्चों को पिलाइए ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, बच्चों को पिलाइए हाइट इंक्रीज होगी। तो ये किस हद तक सही है? क्योंकि कई रिसर्च अभी सामने आई हैं जिसके अकॉर्डिंग किया है, उनमें शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या रिकमेंड करते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? क्या बच्चों को वो सप्लीमेंट्स देने चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत ही सही इसमें सवाल किया है। पहली बात ये आती है कि आप बच्चे को रिकमेंड किस लिए कर रहे हैं। आजकल सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की जो चिंता होती है वो ये होती है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये दूध नहीं पीता है, ये खाता नहीं है। तो ये सबसे पहले तो एक फिजिशियन का फ़र्ज़ बनता है। फिजिशियन का क्या फ़र्ज़ बनता है कि वो ये देखे कि बच्चे के अंदर क्या सही में प्रोटीन की कमी है या उसे सही में कोई एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये हमें सबसे पहले देखना होता है। तो अगर बच्चे को किसी ना किसी प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है तो 1-2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करते हैं। बट ये जो एनर्जी बूस्टर्स के नाम से स्पेशली आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, आजकल मार्केट में क्या होता है कि आता क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट के नाम से आता है। बट इट इज़ नॉट हेल्थ सप्लीमेंट, ये बल्कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। तो लेटर स्टेज में बच्चे का वेट तो गेन हो जाता है बट वो हेल्दी नहीं होते हैं। और इवन जब वो एडल्टहुड में जाते हैं या उसके बाद की एज में उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब भी होने के चांसेस होते हैं। तो रियलिटी में ये सब चीज़ें हैं, ये जो पाउडर, जो भी पाउडर्ड मिल्क है या फिर ये जो सप्लीमेंटेशन है, चॉकलेट मिक्स कर देना प्लेन दूध के बजाय बच्चे को कुछ ना कुछ सप्लीमेंटेशन दे देना, ये कहीं ना कहीं बच्चे को अनहेल्दी ही करते हैं, बच्चे की हेल्थ में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इसको बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारा अगला सवाल है, ये जो कोविड-20 में कोविड आया था तो इसके जो वैक्सीन लगे थे तो इसके जो वैक्सीन लगे थे तो उसके वैक्सीन लगने के बाद कई केसेस सामने आए कि उसके काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो यंग एज को और उससे उनके बड़े भी एज को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो क्या इनका इफ़ेक्ट बच्चों पे भी पड़ा है? कुछ ऐसा आपके सामने कोई केस? देखिए, कोविड जो वैक्सीन है वो एक जैसे कि दूसरी वैक्सीन्स होती हैं नॉर्मली उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे ही इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। सबसे पहला भ्रम जो ये आया था, ये 2021 का एक केस था जिसको यूनाइटेड किंगडम के अंदर 2023 के एंड में और 24 की स्टार्टिंग में जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी उनको कंपनसेशन देने के लिए कोर्ट ने बोला था, क्योंकि कुछ ऐसे एडल्ट पेशेंट्स थे जिनके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे। बट इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस उन्हीं में आए हैं जो नॉर्मल वैक्सीन के साथ भी आते हैं। जैसे कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है या जिनके अंदर कोएगुलेशन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं। तो ऐसी अगर कोई भी बीमारी किसी को अगर पहले से ही होती है
तो उनके अंदर वैक्सीन के आए हैं। अदरवाइज अगर देखेंगे तो कोई भी वैक्सीन होती है उसका एक बहुत ही वेस्ट डाटा होता है, उसको 5 से 10 साल लगते हैं कि उसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स उसके पूरे के पूरे स्टडी करने के लिए। तो अभी के लिए जो रिसेंट स्टडी है, और अभी ये बहुत ही शुरुआती चरण में है, तो शुरुआती चरण में हमें इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, बट अभी तक जितनी भी स्टडी आई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कोई बड़ा कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं आया है। जैसे नॉर्मल दूसरी वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है, ये भी एक नॉर्मल दूसरी वैक्सीन की तरह ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया इन सब चीज़ों का। अब आ जाते हैं हम अपने जो हम डेली लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा नॉर्मली हमें देखने को मिलता है कि नॉर्मल लोगों का पेट खराब होता है, लीवर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो किस तरीके से लीवर को स्ट्रॉन्ग किया जाए और कैसे हमें पता चलता है कि लीवर ख़राब हो गया है? तो लीवर की समस्या से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्योंकि नॉर्मली एक फैटी लीवर का सवाल आता है हमेशा, हम जब भी जाते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं नॉर्मल एक फैटी लीवर हो गया, तो इससे कैसे बचा जाए? और ये होता युवाओं में बहुत ही कॉमन समस्या है आज के टाइम पर। सारी चीज़ें खाने पीने से जुड़ी हुई हैं। 2 तरीके हैं इसके। एक तो होता है शुरुआती तरीका, शुरुआत में ही अगर लीवर के ऊपर कोई भी अगर असर ऐसे आते हैं तो हमारी बॉडी हमें इसकी सूचित जरूर करती है। कैसे बताती है? जैसे फटीग महसूस होना, थकावट महसूस होनी, या कभी कभी बदहजमी महसूस होना, या खाना खा लिया और 2 घंटे बाद भी ऐसे लगता है कि पेट भरा भरा सा है, फ्रेश होने में परेशानी होना, खट्टी डकारें आना। तो हमारा लीवर शुरुआती चरण में थोड़ा थोड़ा करके ये इंडिकेशंस देता है। उसको अगर हम लार्जर स्केल पर अगर देखते हैं तो बाद में आगे जाके चेहरे पे पीलापन, आंखों पे पीलापन, हेपेटाइटिस करके आना, जॉन्डिस करके आना, और फिर बाद में रिपोर्ट्स अगर उसकी कराई जाती है तो मेडिकली बताया जाता है कि हाँ आपके लीवर के अंदर चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के अंदर आजकल देखोगे भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है कि फैटी लीवर ग्रेड 1 है, फैटी लीवर ग्रेड 2 है। तो ये फैटी लीवर है क्या? फैट तो पूरी बॉडी के अंदर होता है, वही तो सभी को ये लगता है कि फैटी लीवर है क्या, क्योंकि 90% ऐसा होता है कि 90% फैटी लीवर होता ही है लोगों को। शहर में रहने वाले लोगों को तो होता ही है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो 90% आप चेकअप करवाओगे तो फैटी लीवर डॉक्टर्स बता ही देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर है क्या। जस्ट सिंपल नाम से ही पता लग रहा है, फैटी लीवर। फैटी लीवर मतलब लीवर के ऊपर फैट की या लीवर के अंदर फैट की एक एक्स्ट्रा लेयर जमा हो जाना। उसको हम पता कैसे लगाते हैं? बॉडी के अंदर तो पूरी बॉडी के अंदर फैट होता है, तो एक नॉर्मली बॉडी के अंदर हमारा लीवर का जो प्रपोर्शन होता है वो अबाउट 5% फैट का होता है। ठीक है, अगर वही फैट परसेंटेज हमारी 10% हो जाती है तो वो फैटी लीवर की श्रेणी में आता है। ये बहुत ही सिंपल है। ये किस वजह से होता है? ये ज़्यादातर तला हुआ खाना खाने से, टाइम से समय से ना खाना खाने से, या बाहर का खाना खाने से। तो जो अपना जो खाने पीने का जो रूटीन होता है, जो तरीका होता है, उसमें स्पेशली शहरों के अंदर ये लाइफस्टाइल होता है। जल्दी जाना, जल्दी जॉब पर जाना, लेट आना, तो सुबह कुछ नहीं खाना, खाली पेट चले जाना, उसके बाद रास्ते में जो भी मिला वो खा लेना, उसके बाद लेट आना, और लेट आने के फिर पूरे दिन का कवर करना कि पूरे दिन हमने कुछ नहीं खाया है तो 4-6 रोटी अभी एक साथ खा लें। ठीक है, तो ये जो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल साइकिल। जब ये बायोलॉजिकल साइकिल स्पेशली शहरों के अंदर होता है लोगों को, क्योंकि वहाँ पर ही डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से धीरे धीरे लीवर कॉम्प्रोमाइज होना शुरू होता है। इसी से ही फैटी लीवर की शुरुआत होती है। इससे कैसे बचा जाए? किस तरीके से बचा जा सकता है? जैसे आप मेरा ही ले लीजिए, आप मेरा जो ऑफिस की टाइमिंग है जी, वो लेट नाइट है, लेट नाइट आते हैं, 12-1 बजे खाना खाते हैं, तो इसको कैसे एक शेड्यूल में लाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि एक चीज़ जो हमें अपने दिमाग में डालनी होगी कि हमारी बॉडी 12 घंटे तक, आप अगर खाना नहीं भी खाते हैं, एक शेड्यूल अपना बनाते हैं कि जैसे अगर मैंने शाम के 7-8 बजे तक खाना खा लिया तो मुझे सुबह 7-8 बजे तक खाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरबर्डन बॉडी के ऊपर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपका लाइफस्टाइल है, आपके लाइफस्टाइल के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां इंक्लूड करनी चाहिए। उसके साथ ही अपना जो मील होना चाहिए, अगर आपका सिटिंग वर्क ज़्यादा है तो मील प्रॉपर अमाउंट में, कम अमाउंट में होना चाहिए। मील के अंदर इंक्लूड सारी चीज़ें, ये नहीं कि सारी चीज़ें फैट से ही भरी हुई है या पूरा प्रोटीन ही है। थोड़ी अमाउंट में सब्जी होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए, प्रॉपर रोटी होनी चाहिए। अब आते हैं कि लाइफस्टाइल ऐसा है कि रात को लेट नाइट तक कोशिश ये करनी चाहिए कि 8-9 बजे तक जो आप खाना खाते हैं आप उतना ही खाइए। उसके बाद रात को आप नींबू पानी ले सकते हैं,
कभी कभार वंस इन अ वाइल आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, अदरवाइज पानी पी के ही काम चलाना सबसे अच्छी बात है। तो कितने बजे के बाद खाना बंद कर दें, स्टॉप कर दें? बिल्कुल। अगर बायोलॉजिकल साइकिल ह्यूमंस की जो बनाई है, वो ह्यूमंस की बनी कैसे है कि जैसे ही सूरज उगता है वैसे ही आपकी साइकिल स्टार्ट होती है और सूरज ढलने के 1-8 घंटे तक वो रहती है। तो वैसे अगर माना जाए तो 6-7 बजे तक खाना खा लेना अच्छा है, बट पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 8-9 बजे तक आप खा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में उसको कैसे पचाना है उसका भी आपको इंतजाम साथ में करना होगा। अगर आप रात को 8-9 बजे के आसपास खाना खाते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ 20 मिनट्स 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। और साथ में रात को अगर आप खाना खाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस खाने के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयली, फैटी ये सब फूड नहीं होना चाहिए। वो एक बैलेंस डाइट, नॉर्मल डाइट होनी चाहिए। डॉक्टर साहब एक सवाल और आया हमारे पास। सवाल ये है कि किडनी में स्टोन हो जाता है, इसे कैसे हो जाता है किडनी में स्टोन जी? और इससे बचाव के क्या तरीके? किडनी में स्टोन के इंडिया के अंदर 70% अगर आप केसेस देखोगे तो कैल्शियम के स्टोन होते हैं। कैल्शियम के। किडनी में स्टोन के बहुत सारे रीज़न हैं, जिनमें से एक मोस्ट कॉमन है पानी की वजह से। जैसा कि हम पानी पीते हैं तो पानी के इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी, या फिर जो लोग कम पानी पीते हैं उनको भी ये समस्या बनती है। इसीलिए पानी एक सही मात्रा में जो लोग पीते हैं वो स्टोन की समस्या से बचे रहते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 70% जो रीज़न होते हैं वो तो कैल्शियम हो गया, इसके अलावा और भी डिफरेंट जैसे किसी की बॉडी में आयरन का एक्यूमुलेशन होना, तो आयरन के भी स्टोन्स 2-3% केसेस में ऐसे बनते हैं। तो जो लोग इससे बचने का एक ही ये सबसे अच्छा तरीका ये है कि पानी की सही मात्रा आपको पीनी चाहिए। अगर पानी का सर्कुलेशन किडनी के अंदर अगर बना रहेगा तो स्टोन बनने के चांसेस कम रहते हैं। पानी पे बात आ गई डॉक्टर साहब, तो अब पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कैसा पानी पीना चाहिए? क्या ये जो गवर्नमेंट नल में पानी आते हैं उनको पीना सेफ़ है? आरओ का पानी कितना पीना सेफ़ है? तो अब पानी पे बात आ गई, तो पानी को कैसे पिया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक ये शहरों के अंदर ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है और एक ये भ्रांति है कि ये वाला आरओ ले लीजिए या वो वाला आरओ ले लीजिए, या गवर्नमेंट सप्लाई का तो पानी बिल्कुल ही ख़राब है। देखिए, कुछ मानसून सीजन में कभी कभार जब लाइन्स अगर ख़राब होती हैं तो उसमें तो साफ दिख ही जाता है कि ख़राब पानी आ रहा है। बट सबसे अच्छा तरीका पानी पीने का ये है कि स्पेशली जब आपको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी है अगर वो साफ़ नहीं आ रहा है, या फिर आप बहुत ही हाई एंड आरओ बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तरीका पानी उबाल कर पीना। पानी को अच्छे से उबालिए, उसे सूती कपड़े में अच्छे से छानिए। एक बार अगर पानी को आपने अच्छे से उबाल लिया, उसके बाद उसको ठंडा कीजिए। वो ठंडा रखने के बाद में फिर चाहे आप उसको फ्रिज में रखिए या फिर मटके में डालिए या नॉर्मल बोतल में डालिए। पानी बॉईल करके पिएंगे अगर, तो वो कहीं ना कहीं आरओ से भी बेटर आपके लिए रहेगा। तो पूरे दिन में कितने लीटर पानी पिए? गर्मियों और सर्दियों दोनों में अलग अलग रेंज होती है। ठीक है। गर्मियों के अंदर आपको कम से कम 2.5 से 3-3.5 लीटर पानी पीना चाहिए और सर्दियों में 2 से 2.5 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, बारिश भी हो रही है जी। तो अभी क्या है कि कई समस्याएं भी आती हैं, तो मानसून से जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उनके सॉल्यूशन के लिए क्या है? देखिए, सबसे पहले तो पानी से ही जुड़ी हुई समस्या है कि मानसून में जो पानी से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं, तो उसमें जो मैंने आपको सबसे पहले जो बात बताई कि पानी जो है वो बॉईल करके पीजिए। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये, दूसरा, मानसून के सीज़न में अवॉइड करना चाहिए बाहर का खाना। आप देखेंगे कि ये ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपा मौसम होता है, तो ऐसे में कोशिश करना चाहिए जो बाहर के जो ये ठेले वाले होते हैं इनका जो खाना होता है आपको अवॉइड करना चाहिए मानसून के सीज़न के अंदर। और पानी का मैंने आपको बताया ही है कि पानी को आपको बॉईल करके पीना चाहिए। और एक सवाल और आता है डॉक्टर साहब कि ये मानसून के सीज़न में बरसात होती है तो इसमें एक एलर्जी, स्किन एलर्जी एक कॉमन है जी, तो इससे किस तरीके से बचा जाए? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो मानसून होता है ना, इस सीज़न में ह्यूमिडिटी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी होती है बहुत तरीके के वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, इन सब जो इन्फेक्शन को जो पैदा करने वाले जो कीटाणु होते हैं, इनके लिए ये सबसे आइडियल कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि हमें मानसून सीज़न के अंदर अगर किसी भी टाइप की इंस्टेंट अगर एलर्जी होती है तो उसमें तुरंत
जैसे आइस लगा लेना, अगर कहीं भी आपको रैश दिख रहा है तो तुरंत आइस लगा लेना, या फिर घर पर लैक्टोकैलामाइन अगर कोई लोशन है तो वो लगा लेना। अगर एलर्जी कंटिन्यूस है और बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो फिर अपने फिजिशियन से या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट की इसमें सलाह लेना होता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर बहुत होते हैं। उनसे बचने के लिए क्या है कि जैसे मानसून सीजन के अंदर बारिश होती है, गीले कपड़े ज़्यादा लंबे टाइम तक ना पहने। या फिर कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमारा घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर ना तो धूप आती है ना कपड़े सूखते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, जो अंदर जो कपड़े होते हैं पहनने वाले, उनको प्रेस कर लें। अगर उनको प्रेस करेंगे तो उनकी नमी जो होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस टाइप के जो फंगल जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचने का ये सबसे सही तरीका है। रिकमेंडेशन बहुत सारे क्रीम है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बट मैं बस इतना बोलूँगा कि मानसून में आप ये ना समझें कि सूरज नहीं है तो धूप नहीं है। जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है वो सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कैलामाइन लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको इस टाइप की स्किन एलर्जी होती है तो फिर आपको एक बार डॉक्टर की सलाह से अपनी मेडिसिन भी शुरू करनी चाहिए, और साथ के साथ जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई इसका ध्यान रखना होता है। इसके अलावा मानसून में एक सबसे ज़रूरी होता है जो अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इस सीज़न के अंदर एलर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इस सीज़न के अंदर उनको ठंडा खाने से बचना चाहिए। ठंडी चीज़ें या फिर बाहर की ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंट आपको पसीना आता है और एकदम से अगर आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी रिएक्ट करती है, और एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इश्यू होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप कॉमन सफ़र करते हैं, बस में जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो उसमें दूसरे लोगों से होने के चांसेस रहते हैं। तो जो इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं जो कि प्रोन होते हैं, एस्थमेटिक होते हैं, उनको मास्क वगैरह ऐसे में यूज़ करना चाहिए। और हमें फिर आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि कॉमन लोग इससे कैसे बचे, ऐसे तो हम जा ही नहीं सकते। तो सबसे कॉमन चीज़ें क्या होती है कि केमिकल्स का यूज़ कम से कम कीजिए। केमिकल जैसे परफ्यूम थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए। फिर आ गया कि जैसे कपड़े जो होते हैं कॉटन के, जैसे आपने अभी पहने हुए हैं, तो कॉटन के कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। इससे क्या होगा, जो ह्यूमिड जो कंडीशंस होती है उसमें जो बॉडी के ऊपर जो रैशेज जो एलर्जी होती है वो दूसरे टाइप के जो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो आप ऐसे करके इनसे बच सकते। तो डॉक्टर साहब एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, वो सवाल ये है कि अभी आपने बताया था कि पानी गर्मियों में अलग तरीके से पिया जाता है, सर्दियों में अलग तरीके से, तो ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि गर्ल्स के लिए अलग है रिक्वायरमेंट पानी की बॉडी के लिए और बॉयज़ के लिए अलग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये बस एडल्ट और चिल्ड्रन। एडल्ट अगर मैं बोल रहा हूँ तो एडल्ट में गर्ल हो, बॉय हो, मिडिल एज हो, सबके लिए यही रिकमेंडेशन है। गर्मियों के अंदर वही जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 से 3 साढ़े 3 लीटर, और सर्दियों के अंदर 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में। नहीं, बॉयज़ गर्ल्स का इसमें कोई ऐसा। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारा जो अगला सवाल यह है कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि कई बार विटामिन की कमी होती है, हमें पता ही नहीं चल पाता है। तो क्या इसके भी कोई लक्षण है कि हमें पता चल पाए कि इस विटामिन की इस तरीके से कमी है? जी बिल्कुल, इसके लक्षण भी हैं और कुछ टेस्ट भी हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जैसे विटामिन डी, उसकी अगर आपको कमी रहेगी तो जोड़ों में दर्द होना, चलने पे जल्दी थक जाना, या फिर विटामिन बी की अगर कमी होगी तो बार बार मुंह में छाले होना, या फिर गम में अगर प्रॉब्लम है, गम से अगर ब्लीडिंग होती है तो मतलब विटामिन सी की अगर कमी है, अगर नमनेस सुनपन अगर हाथ पैरों में महसूस होता है तो फिर विटामिन B12 की कमी है। तो हमारी बॉडी ऐसे हमें कई बार जो है बता देती है इस माध्यम से कि कहीं ना कहीं विटामिन्स की ऐसे कमी है। इसके अलावा टेस्ट भी होते हैं, विटामिन डी के टेस्ट होते हैं, B12 के टेस्ट होते हैं, तो इनके द्वारा भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी है। तो क्या हमें करवाना चाहिए ये जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, कितने टाइम बाद करवाना चाहिए, कैसे? जी, रेगुलर रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है कि आप हर 6 महीने हर 1 साल में आप टेस्ट कराइए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपकी डाइट के अंदर हर तरीके का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन वाली, मल्टी विटामिन्स वाली, मिनरल्स वाली अगर सारी चीज़ें अगर इंक्लूड हैं, और अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, अगर आपको फटीग होता है, हाथ पैर में
में दर्द होता है, या स्किन में बार बार आपको एलर्जी होती है, या बार बार आपको खांसी जुकाम होना, बार बार बीमार होना, मुंह में छाले होना, बदहजमी होना, अगर ये सब चीज़ें होती है तो ज़रूर आपको रिकमेंड। डॉक्टर साहब, अभी हमने विटामिन डी की बात करी थी, तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी बॉडी, ऐसा भी होता है कि हमारे एक टाइम पे जो विटामिन डी है, जो कैल्शियम है, हमारी बॉडी से कम होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल एज होती है ऐसी? बिल्कुल 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 30 की एज तक फिजिकल एक्टिविटी जब तक ज़्यादा रहती है, बच्चे खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों में ही बहुत ही डिफरेंस होता है। फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद में जो नॉर्मल फीमेल की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, जब उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। जब मेनोपॉज जब फीमेल को आता है 50-55 की एज में, तो वो रैपिडली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है उनकी बॉडी में कैल्शियम। वैसे हमारी बॉडी में 30 साल की उम्र के बाद कैल्शियम धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ ही विटामिन डी भी ऐसे ही धीरे धीरे हमारी बॉडी में, स्पेशली इंडियंस के अंदर अगर देखा जाए, क्योंकि विटामिन डी हमें धूप से मिलता है और हमारा एक्सपोजर धूप से कम होता है, तो इसीलिए नियरली 70-80% इंडियंस में विटामिन डी कम ही होता है। और रही बात कैल्शियम की, तो उसको पता लगाने के भी दो तरीके हैं। एक सिंपल सा टेस्ट होता है बोन मास डेंसिटी, आप अपना बीएमडी कराइए, उसमें पता लग जाएगा, और दूसरा आप कैल्शियम और विटामिन डी के ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ, इस एज ग्रुप में इसके साथ में इतना आपको जो है डेफिशिएंसी है, उसके अकॉर्डिंग विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप गर्मी की बात आई है, तो गर्मी के बात के अकॉर्डिंग जैसे हम हैं कि नॉनवेज भी खाते हैं जी, तो गर्मियों में ये जो मसाले के जितने भी फूड होते हैं और ये जो नॉनवेज होते हैं, तो क्या रेगुलर खाना चाहिए या फिर उनकी भी कोई टाइमिंग है, क्या होना चाहिए? कोई टाइमिंग फिक्स है कि इस टाइम ही खाना चाहिए, या हफ्ते में कितनी बार ही खानी चाहिए? ये हमेशा सवाल रहता है कि गर्मी आ गई तो अब नॉनवेज बंद करना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ है? देखिए, ये सब लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो सवाल है, इसमें गर्मी और सर्दी का तो नहीं है, बट हाँ, हम जो मसाले इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसके अंदर ज़्यादा गर्म मसाले इस्तेमाल करते हैं तो गर्मियों के अंदर जनरली मना कर दिया जाता है कि ऐसे हैवी जो खाना होता है नहीं खाना चाहिए। दूसरा आता है फिर से हमारा लाइफस्टाइल, या हम उसको कितना पचा पाते हैं। अगर यंग है, अगर कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स में है, तो उसके लिए गर्मी सर्दी मायने नहीं रखेगी। अगर वो अच्छा संतुलित आहार ले रहा है तो वो डेली कम मसाले का भी नॉनवेज अपना कंटिन्यू कर सकता है। बट एक एडल्ट है, 40 ईयर उसकी एज है, और उसके बाद में वो जॉब करके 10 बजे आते हैं और फिर वो डेली मसाले वाला चिकन खाते हैं, तो ये तो बहुत ही कंफर्म है कि कहीं ना कहीं उसके एडवर्स इफेक्ट उसकी बॉडी पर आने वाले हैं। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, गर्मियों में पिंपल्स निकल आते हैं, तो ये कैसे निकल आते हैं? गर्मी में क्या बॉडी की हीट ज़्यादा हो जाती है, ऐसा कुछ? बॉडी की हीट तो नहीं, बट स्वेटिंग जब होती है, स्वेटिंग के वजह से, तो हाँ, स्वेटिंग होती है। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है ना, उसको गर्मियों के अंदर अगर हम 2-3 बार अच्छे सिर्फ अगर सिंपल पानी से भी अगर धोते हैं, तो पिंपल्स का ये कारण देखिए कि जो हमारे जो फेस होता है, फेस पे जो पोर्स होते हैं, अगर उन पोर्स पे हम 2-3 बार अगर अपना चेहरा धो ले अच्छे से, तो पोर्स ओपन रहते हैं। अगर वो नहीं धोते हैं अच्छे से, तो गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो वो पोर्स क्लोज हो जाते हैं पसीनों की वजह से, इसीलिए पिंपल ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगर उसमें ध्यान रखें, अपना जो स्किन के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड सनस्क्रीन का यूज़ करें, चेहरे को 2-3 बार सादे पानी से ही धोए चाहे तो, बट अगर 2-3 बार धोए, हाइड्रेशन अगर मेंटेन रखें, तो फिर पिंपल्स की समस्या ज़्यादा नहीं आती। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, कई बार हमें क्या है कि कई लोगों को छींक बार बार आती है जी, तो इसका क्या रीज़न है कि क्यों आती है बार बार छींक? छींक के बहुत सारे कारण हैं। क्या? सबसे पहले तो एलर्जी है, जिसको देसी भाषा में नज़ला बोल देते हैं, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये मौसम होता है, जो एस्थमेटिक होते हैं, एलर्जिक होते हैं, इस मौसम के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमिड जो कंडीशंस होती हैं, उसमें बॉडी की एलर्जिक को जो रेस्पॉन्ड करने की जो क्षमता होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए बार बार छींकें आती। छींकों का दूसरा कारण होता है कि नाक के अंदर सेप्टम होता है, अगर उस सेप्टम के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं, उसका अगर कोई डिफॉर्मिटी होती है, या फिर बॉडी बहुत ज़्यादा किसी भी छोटी सी भी एलर्जी को ज़्यादा ही रेस्पॉन्ड करने लग जाती है, तो फिर किसी भी व्यक्ति को ऐसे छींकें आती हैं। अब डॉक्टर साहब, एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जी, और ये हमसे रिलेट करता है, हमारे फ्रेंड से रिलेट करता है कि कई हम फ्रेंड्स में क्या होते हैं कि रात में ड्रिंक कर लेते हैं जी,
ड्रिंक किए। और हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पर्स में रखे रहते हैं डिस्प्रिन और जो भी मेडिसिन्स वगैरह, तो क्या किस हद तक ये लेना सही है? जैसे रात में हैंगओवर हुआ, मॉर्निंग में हेडेक करना स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें क्या ये मेडिसिन्स लेना ठीक है या रेगुलर लेना ठीक है या कभी कभी चल जाएगा, ऐसा कुछ? सबसे पहले तो ड्रिंक करना ही रेगुलर अपने आप में ठीक नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद ये चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जा सकती कि आप सुबह अगर आपको हैंगओवर है या हेडेक है, देखिए उसके और भी तरीके होते हैं, स्पेशली डिस्प्रिन, सैरेडोन, ये जो टैबलेट लोग लेते हैं, ऐसे पेन किलर्स को इमरजेंसी सिचुएशन में या सही में अगर आपको पेन होता है तो ही आपको यूज़ करना सही रहता है। अब इसके अलावा ऑल्टरनेटिव चीज़ें हैं, जैसे अपना हाइड्रेशन बनाना, नींबू पानी पीना, कुछ खा पी लेना, थोड़ा वॉक कर लेना, और उसके बावजूद भी अगर आपको ज़्यादा है तो कुछ एंटासिड्स आते हैं या फिर सिंपल पैरासीटामोल भी काफ़ी रहती है। तो आफ्टर ड्रिंक ले सकते हैं ये मॉर्निंग? लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ये रिकमेंडेड नहीं है। बट अगर कोई हेडेक से ज़्यादा ही परेशान है तो उसे पैरासीटामोल लेना चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिवली अदर पेन किलर से पैरासीटामोल काफ़ी सेफ है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने सारे सवालों का बिल्कुल ऐसे हमारे दर्शकों को ऐसा समझाया है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा हमारे दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब अब कुछ रैपिड सवाल करते हैं हम जी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इंडिया में मिथ है क्या है वो आप क्लियर करेंगे आज जी। तो सबसे पहला जो है सवाल हमारा कि खड़े होकर पानी पीने से क्या घुटनों में दर्द होता है? जी बिल्कुल। क्या चाय पीने से रंग काला होता है? जी नहीं। बिल्कुल गलत। चाय पीने से गैस की समस्या होती है? जी बिल्कुल हो सकती है। क्या इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी क्रीम बनी है जिसको लगाने से काला रंग गोरा हो जाता है? जी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। दवाइयों से हाइट बढ़ती है, क्या ये सही है? जी नहीं। किस हद तक सही है? नहीं। दवाइयों से मोटापा कम होता है? टेम्परली बट परमानेंटली नहीं। एक मिथ और है डॉक्टर साहब बच्चों को लेके जी, कि कई माएँ होती हैं बच्चों को ऑयल से मालिश करती हैं, बोलती है बोन स्ट्रॉन्ग होता है, क्या ये सही है? किस हद तक सही है? देखिए मालिश या फिर मसाज करना अपने आप में ही अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है तो उसकी स्किन के लिए, नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। इसको हमेशा ही रेकमेंड किया जाता है। ठीक है। बट इसमें पूरा ही इसको ऐसे कर देना कि मालिश के बिना कुछ नहीं हो सकता, या फिर उसको एक एक दो दो घंटे तक या दिन में दो दो तीन तीन बार तक मालिश करना, वो सही नहीं है। बट एक अच्छे ऑलिव ऑयल से या नारियल के तेल से जो भी घर में जो भी बच्चे को सूट करता है उससे मालिश करना बच्चे के लिए हमेशा अच्छा रहता है। बच्चे की मसल्स के लिए भी अच्छा रहता है, बच्चे की बोन के लिए भी अच्छा रहता है, इवन बच्चे की स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। और एक मिथ और है डॉक्टर साहब कि आंखों में काजल लगाने से क्या आंखें खूबसूरत होती है, काली हो जाती है, या बच्चों को आंखों में काजल लगाना चाहिए? नहीं, बच्चों को आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आंखों में काजल लगाने से कॉस्मेटिकली या मेकअप जब करते हैं, जब सुंदर, तो आपको पता ही है कि सब लगते ही हैं, बट बच्चों में काजल नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि काजल से क्या होता है, हमारी जो आंखों का जो कचरा होता है वो यहाँ से नाक के रास्ते भी और इधर से जो ये कोना होता है आँख का, यहाँ से बाहर निकलता है। काजल लगाने के बाद से जो हमारी ये आईलैशेस होती हैं, इनकी रूट और जो यहाँ पर ये जो रास्ता होता है कचरा निकलने का, ये ब्लॉक होता है। तो कई बार इससे बच्चों को परेशानी भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सारे सवाल, जाहिर सी बात है हमारे दर्शक देख रहे होंगे ये सारी चीज़ें और काफ़ी हद तक इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे नॉर्मल सवाल थे डॉक्टर साहब ने उनका बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया। जाहिर सी बात है आप देखेंगे और समझेंगे और काफ़ी हद तक अपने लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन करेंगे। तो डॉक्टर साहब कुछ और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा लाइफ स्टाइल के बारे में, एज ए जनरल फिजिशियन आप अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है, तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल रहने के लिए कौन कौन से फूड को अवॉइड कर देना चाहिए पूरे दिन में? बस एक छोटा सा एक बता दीजिए। देखिए, फ्राइड फूड, हाईली फैटी फूड और इसके साथ में ही जंक फूड, स्पेशली बच्चों के अंदर जो आजकल ट्रेंड बन गया है, बर्गर खाना, पिज़्ज़ा खाना, इसको अवॉइड तो क्या बल्कि 2-3 महीने में, इवन 2-3 महीने भी बोलना ये है कि चलो आजकल ट्रेंड बन गया है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ का, तो बोल देते हैं कि ठीक है 2-3 महीने में रिकमेंडेड है। इवन मैं तो यही बोलूँगा कि कभी किसी के बर्थडे पर 2-3-4 महीने में कभी कभार अगर हो गया तो हो गया, अदरवाइज इनको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और एडल्ट की जहाँ तक बात है, जैसा कि बोलते हैं अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप, उसके साथ ही अपना जो डाइट होती है उसमें बैलेंस, सब्जियां, दालें, ठीक है, उसी के साथ पानी की मात्रा, ठीक है, इन सबको बैलेंस में रखते हुए एक बार में संतुलित आहार ही लेना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।